हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और यहाँ हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं के मैथ का अध्याय 5। अध्याय 5 का यहाँ पर उसका हम परिचय क्या ध्यान से देखिए, क्या है वह यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें केवल हम परिचय पढ़ेंगे यूक्लिड के विषय में। उन्होंने उसमें क्या क्या बताया है वो सब इसी में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें देखिए पहले थोड़ा सा एक भूमिका के विषय में देखेंगे कि इसकी भूमिका में क्या है ज्यामिति। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो देखिए पहले है ज्यामिति, इसको समझ लीजिए। ज्यामिति अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। GEOMETRY क्या है? ज्योमेट्री, ज्यामिति और ये ज्योमेट्री, ये शब्द है। ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक इसमें देखेंगे इसे कहा जियो। जियो को आप जानते हैं, वो जियो नहीं जो चल रहा है, दूसरा जियो है GEO, ये वाला GEO जियो। ठीक है, और दूसरा है इसमें मेट्रिन। ये दो शब्दों से मिलकर ज्यामिति बना है। मेट्रिन, मेट्रियन हो जाएगा अंग्रेजी में METREIN, मेट्रियन। ऐसे मेट्रिन हो गया। तो ये दो शब्दों से बना है, जियो और मेट्रिन। तो हो गया हमारा ज्यामिति। अब ज्यामिति आप समझ रहे हो इसमें क्या है। अब इसमें यहां देखिए जियो, जियो का मतलब भूमि, जमीन, इस तरह का इससे अर्थ है भूमि, जमीन भी कहते हैं इसको। और मेट्रिन का मतलब है मापना। इसका सीधा हो गया यानी भूमि को मापना, ज्यामिति है। इससे बहुत सारे भूमि को नापना, भूमि के टुकड़े हैं, खंड हैं, उसमें अलग अलग आकृतियां हैं, उसको हम मापने का कार्य करते हैं, वो ज्यामिति कहलाता है। दो शब्द आ गए इसमें, मेट्रिन और जियो। इसका मतलब भूमि, मेट्रिन मतलब मापना, भूमि को मापना। खंडों में आवश्यकता पड़ी जब भूमि की न मापने की, तब इसका उद्गम हुआ ज्यामिति का। अब जब इसकी आवश्यकता हुई, इसका उद्गम हो गया यहाँ। अब देखेंगे इसमें यूक्लिड की आगे उन्होंने क्या क्या बताया है। यूक्लिड जी ने अपने उसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ अभिग्रहित हैं, कुछ अवधारणा है उनकी, तो वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे देखेंगे हम पहले यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं या अभिग्रहित अभिधारणा, उनके विषय में आगे जानेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं। उन्होंने अपनी परिभाषाओं में क्या दिया है, जैसे पॉइंट है, रेखा है, वक्र है, ठोस है, उसकी विमाएं हैं या घन। तो उसकी जो दिया है उसको परिभाषित किया है, अपनी एलिमेंट्स पुस्तक में लिखा है। उसमें 23 परिभाषाएं, उसमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हैं। 7 परिभाषाएं जो यूक्लिड जी ने यहाँ पर दी हैं, उसको कैसे बताया है, उसको सब भट्ट जो बताया वो सब सत्य है। तो यहाँ पर हम उन परिभाषाओं को देखेंगे। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, यहाँ पर 7 परिभाषाएं हैं और उनको लेकर के चलेंगे, उसको समझेंगे एक एक परिभाषाएं को कैसे है, कैसे उन्होंने दिया है उसमें। जैसे पहली परिभाषा है उनकी यहाँ पर, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु यानी पॉइंट, ऐसा है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखिए बिंदु आपने पढ़ा है, उसमें इन्होंने दिया है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। बिंदु यानी कि अगर हम इसके एक लगा दें, ये बिंदु है, ऐसे एक आकार, यानी इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ऐसे कुछ नहीं होता। कह रहे कोई भाग इसका नहीं होता है, ये होता है पॉइंट। उन्होंने अपनी भारी भाषा में ये दिया है। दूसरा है इसमें एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा होती है तो उस रेखा, देखिए ऐसे एक रेखा है, इस रेखा की आप देखिए लंबाई यानी कितनी लंबी है, इसे खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लंबाई तो आपको दिखाई देगी, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है। इसलिए कहा उन्होंने एक रेखा लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी चौड़ाई नहीं होती, उसमें लंबी होती, कितनी भी लंबी आप बढ़ा लीजिए, ये कहलाती है रेखा यानी लाइन। ठीक है।
अब इसमें तीसरी परिभाषा दी है उन्होंने, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। देखिए बिंदु, जैसे अभी यहाँ बताया था, अगर हमने कोई बिंदु ये इस तरह से लगा दिए, ये दो बिंदु है, ध्यान दीजिए ये दो बिंदु हैं, अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। तो इसमें दो बिंदु हो गए, एक ये और एक ये, तो इसलिए कहा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जब रेखा के दोनों सिरे होते हैं, ये रेखा हो गई तो यहाँ भी ये बिंदु है और ये भी, इसलिए कहा एक रेखा ये बिंदु होते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी परिभाषा में दिया है। तीसरी यानी चौथी परिभाषा है, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा, देखिए अगर हम यहाँ पर एक ही सीध में बहुत सारे बिंदु लगा दें, ऐसे करके अगर ऐसे बिंदु लगा दें तो यहाँ पर एक सीधी सपाट रेखा बन जाएगी। समझ लीजिए, ऐसे बिंदु लगा कर एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रेखा बना देनी। अगर हम बहुत सारे बिंदु सटा करके बना दें तो एक रेखा बन जाएगी, या सीधी एक रेखा खींच दें तो इसमें रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु इस रेखा पर एक सपाट रेखा बन जाती है बिंदुओं को मिलाने से। बिल्कुल ये सब सही बात है, परिभाषित में दिया है इन्होंने, बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब इसमें अगली परिभाषा है, एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ, पृष्ठ आप जानते होंगे, जैसे भी ये बोर्ड है ना, ये भी पृष्ठ है। इसी तरह से जब पृष्ठ की बात आ रही है तो पृष्ठ में समझ लीजिए कागज है, कागज का एक हिस्सा है, ये पृष्ठ कहलाता है। ये समझ लीजिए, ये जो भाग आ गया ये पृष्ठ हो गया। वही तो कह रहा है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए इसकी लंबाई है ये वाली, ये इसकी लंबाई हो गई ये वाली, और इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। यानी एक पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमें सब चल गया पता, लंबाई जिधर को ज्यादा दूरी है वो लंबाई, जिधर कम दूरी है वो चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई होती है। अब इसमें अगली परिभाषा है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अब पृष्ठ के किनारे की बात आ गई, समझ लीजिए ये भी जैसे अभी यही था, एक पृष्ठ है कोई, समझ लीजिए ये पृष्ठ है। अब वो कह रहे एक पृष्ठ के किनारे होते हैं। किनारे मतलब देखिए जैसे ये पृष्ठ है, ये किनारा तो हुआ इसका। अभी मान लिया कोई टुकड़ा है किसी चीज का, ये टुकड़ा होता है तो टुकड़े का इधर का जो हिस्सा होगा ये किनारा कहलाएगा ना, ये वाला ये किनारा होगा। ऐसे ये क्या है, किनारे। वो लिखा है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। इसका रेखाएं कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे अगर पटरी देख लें तो पटरी भी एक तरह से पृष्ठ जैसा, और उससे कुछ चौड़ी और चीज लें, कोई तख्ती लें और उससे आप लाइन भी खींच सकते हैं। तो लाइन खींचेगी तो किनारे जो है उसके ये रेखा का काम करते हैं। पृष्ठ के किनारे ये रेखा, ये पृष्ठ के किनारे क्या है, ये रेखा का काम करते हैं। अगर ऐसी कोई टुकड़ा इसके ऊपर रख करके हम उसकी आकृति बना दें तो उससे रेखा से एक आकृति बन जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। ठीक है, अगली परिभाषा दिया है उसमें, सातवीं परिभाषा में, एक समतल पृष्ठ प्लान लिखा है, प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है, यानी एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। जैसा अभी आपने यहां देखा तो इसको समझिए। अब समतल पृष्ठ पर, ये समतल ही है जैसे यहां बन रहा है, और हम क्या करें, स्वयं पर सीधी रेखाओं के रूप में, जैसे दो तीन से समझेंगे इसको। अगर हम ऐसे करके सीधी सीधी लाइन ऐसे पास पास में लाइन बना दें इस तरह से, तो देखिए इस तरह से लाइन बना देते हैं, सटा सटा कर बिल्कुल पास पास में खींचते चले जाइए आप, ऐसे खींचते चले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक तरह से पृष्ठ बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये इस तरह से पृष्ठ बन जाएगा। यानी एक पृष्ठ में कह रहे हैं स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से, या ये पृष्ठ है, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, आप दिखाई दे रहे होंगे, हमें बनाना है और इसके बीच में आप लाइन खींचे ऐसे सटा करके, तो ये बहुत सारी लाइन इसके अंदर आ जाएंगी। इसी को कहा गया है यहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारी लाइन ऐसे दिखाई देंगी ऐसे। तो ये स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, सीधी रेखाएं इसके अंदर
आ रही हैं। ऐसे करके इसका एक क्या है, पृष्ठ बन जाता है। तो ये थी यूक्लिड की परिभाषाएं। अब इसके बाद देखेंगे यूक्लिड की आगे अभिग्रहित और अभिधारणा। आगे यहाँ देखेंगे। अब बताएं आपको, यूक्लिड ने बिना सिद्ध किए कुछ गुण ऐसे हैं जिनको यूक्लिड ने बिना सिद्ध किए बिना उनको सत्य मानने की कल्पना की थी, जो स्पष्ट सत्य थे। वहाँ कथन जो भी हैं यहाँ देखेंगे उसको। देखिए यहाँ अभिग्रहित और अभिधारणाएं भी ये यूक्लिड जी की हैं। उन्होंने क्या कहा है, अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या है दोनों, पहला अंतर देखेंगे, फिर इनके विषय में जो गुण उन्होंने बताए हैं उसको पढ़ेंगे, जो कि वास्तव में सत्य है। उनको सिद्ध करना संभव नहीं है, वो अपने बात में खुद सिद्ध हैं, तो इसलिए उनको भी देखेंगे। पहले देखेंगे अभिग्रहित और अभिधारणाएं। अभिग्रहित क्या है, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया, जिनका ज्यामिति से संबंध नहीं था। इसका मतलब ये हुआ अंकगणित और बीजगणित में जो क्या प्रयोग किए गए, गणित आप जानते हैं, और बीजगणित में भी जो अंक और अक्षर प्रयोग किए जाते हैं वो सब अभिग्रहित से में आते हैं। दूसरा है अभिधारणाएं। इसमें क्या है, अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। ज्यामिति से मतलब जैसे कोई रेखा के द्वारा चित्र बनाना है, त्रिभुज चतुर्भुज, इस तरह से जो रेखा से संबंधित है, यानी रेखा गणित, वो अभिधारणाओं में है। ये दो चीज यहाँ यूक्लिड जी ने बताई है। अब आगे हम देखेंगे क्या कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं अलग अलग दोनों के आगे हम कुछ जानकारी इनकी देंगे। अभिग्रहित कौन कौन से हैं, अभिधारणाएं क्या हैं, उनको यहाँ देखेंगे। उसी से फिर हम अब यहाँ हम यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखना है, समझना है ठीक से कैसे यूक्लिड जी की है। जैसे पहला अभिग्रहित उनका है यूक्लिड जी का, यहाँ लिखा हुआ है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं यानी कुछ वस्तु हैं जो एक के बराबर है, एक जैसी। जैसे ध्यान दीजिए इसका, यहाँ पर ए बराबर सी, बी बराबर सी। वे वस्तुएं यानी ये वस्तुएं, जैसे ए और बी ये वस्तुएं हैं, कोई वस्तुएं हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, ए बराबर बी। अगर ए के बराबर सी, बी के बराबर सी, तो ये ए बराबर बी, यानी ए और बी भी बराबर होंगे। ये ऐसा उनका अभिग्रहित है, ठीक है। दूसरा है इसमें, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे ए बराबर बी है, समझ लीजिए ए बराबर बी। अब कह रहे यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों को ए बराबर बी, यदि हम ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी ऐसे जोड़ दें तो दोनों का जोड़ पूर्ण बराबर होते हैं। इसे और तरीके भी आप जान सकते हैं गणित में, जैसे 7 बराबर 7, यदि हम 7 में प्लस 2 कर दें बराबर 7 प्लस 2 तो कितने 9 बराबर 9। यही कह रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। देख लीजिए ए बराबर बी, अगर हमने ए में सी जोड़ा तो बी में भी सी जोड़ा, बराबर हो गए। 7 बराबर 7, 7 में 2 जोड़ा, इधर भी 2 जोड़ा तो 9 बराबर 9 हो गए। इस तरह से ये हमारा अभिग्रहित है यहाँ पर यूक्लिड जी का। तीसरा है इसमें, तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबर से घटाया जाए, ए बराबर बी, बराबरों को बराबर से घटाया जाए, यहाँ पर ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी। कोई ए और बी दोनों बराबर हैं आपस में, यदि हम उनमें से कोई बराबर संख्या घटाएंगे तो वो घटा शेष भी उनका बराबर आएगा। बात समझ में आ गई। यही यहाँ पर 5 हम ए मान लें, बी को भी 5 मान लें, और इसमें से हम 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 3 आ जाएगा। ये समझ में आ गई।
यदि यही कहा गया है बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब आएंगे नंबर 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा दो रेखाएं समांतर, आपने समांतर रेखाएं पढ़ी हैं, उसमें एक रेखा समझ लीजिए ये है, ठीक है, और इसी के ठीक ए बी, इसी के संपाती यानी समांतर दूसरी रेखा ऊपर नीचे जहां भी है ए बी सी डी, तो ये दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं, यानी सेम वही रेखा ऊपर नीचे है, तो इसे हम कहेंगे क्या, ये रेखाएं संपाती। दूसरी तरह ऐसे जैसे आपने यहां पर एक रेखा ये ए बी सी डी ऐसे हो गई, तो ये बराबर ऐसे, आप इसके ऊपर इस रेखा को हटाकर इसके ऊपर रख देंगे, इसको रखें, इस तरह से ये आपस में क्या होती हैं, संपाती होती है। ठीक है, आगे इसमें है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक पूरा भाग, ये सब सत्य है, ये चीजें आप देख रहे हैं। पूरा भाग का मतलब है यहां पर देखिए एक ये पूरा भाग है, पूर्ण भाग हो गया। अपने भाग से पूरा भाग, इसका एक भाग, जैसे इसमें से हमने एक भेद भाग काट लिया इस तरह से, ये इसका एक टुकड़ा है कटा हुआ यहाँ का, ये इसका एक टुकड़ा हो गया, तो ये जो भाग होगा ये इससे कम है, तो पूर्ण भाग बड़ा हो गया नहीं, पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है, उसका एक भाग है पूर्ण का, तो उससे ये बड़ा हो गया इस तरह से। अगला अभिग्रहित है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के परस्पर दुगने बराबर होते हैं। दुगने का मतलब ए बराबर बी, अगर दोगुना कर देंगे तो ये 2a हो जाएगा बराबर 2b हो जाएगा। और देखते हैं यदि हम 5 बराबर यहाँ भी 5 करें और 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर 10। बात समझ में आ गई। एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं, तो बराबर हो गए। ठीक, अगला अभिग्रहित है इसमें एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे, जैसे a बराबर b, अब इसका आधा कर दें, a का आधा b का आधा, तो क्या बराबर नहीं होंगे, आधे बराबर होते हैं, बराबर हो गए। या ऐसे करते हैं, इसको मान लें हम 8, b को भी 8 मान लें, अब इसको क्या करेंगे 8/2, 8/2, तो क्या आएगा 4 बराबर 4 आएगा। तो ये कहा गया एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे यूक्लिड जी के कुछ अभिग्रहित जो आपने यहाँ देखे। अब इसमें आगे देखेंगे अभिधारणाएं। यूक्लिड जी की अभिधारणा है वो आप देखेंगे आगे। अब यहाँ देखेंगे हम यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं। तो पहली अभिधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें दो बिंदु है। जैसे एक बिंदु है ये, एक बिंदु से मान लिया एक बिंदु दिया है, इस बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं अन्य बिंदु तक, ऐसे करके। यानी एक बिंदु से अन्य बिंदु, एक बिंदु यहाँ दिया एक यहाँ दिया, तो इससे हम क्या एक ही रेखा तो खींचेंगे, दो रेखा नहीं खींचेंगे, केवल दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये यूक्लिड जी ने यहाँ बताया, इसको द्वितीय रेखा भी कहते हैं। यानी और इसमें एक अभिग्रह दिया है इन्होंने, उस अभिग्रह में भी ये बताया है कि द्वितीय रेखा खींच सकती है। यानी कि अगर हम दो बिंदु हैं यहाँ और यहाँ, एक रेखा तो खींचेगी, लेकिन जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं से तो अनेक रेखाएं खींच सकती हैं, लेकिन दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को, ध्यान दीजिए, एक रेखा है, समझ लीजिए क्या है, रेखा है, शांत है,
इसे हम रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं रेखा को। ये रेखा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये हमने यहाँ रेखा की थी यहाँ तक, और इसे इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। तीसरी अवधारणा थी उनकी, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मान करके, मान लिया हमने यहाँ पर कोई केंद्र मान लिया, केंद्र बिंदु है, कोई त्रिज्या हमने प्रकार में भरी, त्रिज्या है, किसी त्रिज्या से एक वृत्त, कोई भी त्रिज्या हो, कोई भी दूरी पे हो, मान लिया हमने कोई दूरी प्रकार में यहाँ तक भरी, और यहाँ पेंसिल रख करके जो प्रकार में यहाँ प्रकार की नोक और पेंसिल ये दूरी हमने भरी, और यहाँ से ये मान लिया ये दूरी हमने प्रकार में भर ली, और यहाँ से एक वृत्त इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, यही कह रहे हैं उसमें अभिधारणा में, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, केंद्र हमने यहाँ माना, ये दूरी भर ली हमने प्रकार में, एक त्रिज्या ली, उस त्रिज्या से हमने ये वृत्त बना दिया। ठीक है, ठीक इसी में चौथी अभिधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण यानी 90 अंश का कोण होता है। जैसे ये इस तरह से हमने बना दिया, जैसे प्लस का निशान है, इसमें समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, इसका भी समकोण बना, इसका भी समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा जो अभिधारणा है वो क्या है, पांचवी, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं एक अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो देखिए ये किस तरह का चित्र है, वो कह रहे हैं एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरती है। मान लिया हमने ये दो रेखाएं खींची, ये दो रेखाएं खींची, समझ लीजिए, इन दो रेखाओं पर एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरती है, इस पर एक रेखा गिरी, ये गिर गई, समझ लीजिए। अंतःकोण इस प्रकार बने कि दोनों कोणों का योग, ये इस प्रकार से गिनी कि ये दोनों कोण, अगर हम इन दोनों कोणों को देखें, जिधर गिरी एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों का योग कम होगा, यानी कि 180 से कम होगा। ठीक है, वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर और जिधर कम है ना उधर को हम अनिश्चित बढ़ा दें, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने पर एक और मिलती हैं, इस ओर यह योग दो समकोण से कम है, तो हमने इसे आगे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा देंगे आगे को, तो ये जा करके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी इस तरह से, और मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम है। इधर तो मिलेंगी क्योंकि इधर कम है, इधर आदि के इधर नहीं मिलेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे को बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये कहीं जा करके मिलेंगी नहीं आपस में। ठीक है, दो समकोण, यही इसमें कह रहा है। इस तरह से हम उसको चित्र से यहाँ पर करेंगे। ये थी अभिधारणाएं। आज की इस वीडियो में आपने सीखा है, यहाँ पर अध्याय 5 में यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड के अभिगृहित और अभिधारणाएं के विषय में यहाँ पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, देखिए उसे कमेंट में लिख के बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।